नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज की खबर केवल एक प्रेम बाईशा की मौत के बारे में जानकारी नहीं है, बल्कि उन सवालों की श्रृंखला है जो सिस्टम, समाज और जांच प्रक्रिया तीनों को कटघरे में खड़ा करती है। राजस्थान की चर्चित युवा साध्वी प्रेम बाईशा की मौत जितनी अचानक हुई है, उतनी ही यह रहस्यमय बनती चली जा रही है, क्योंकि इस मामले में हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल पैदा कर रहा है। 28 जनवरी की वह शाम, लगभग 5 बजे का समय और आश्रम का शांत वातावरण और अचानक लिया गया एक मेडिकल फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित द्वारा लगाया गया साध्वी को एक इंजेक्शन जो राहत के लिए था, वही इंजेक्शन मौत की शुरुआत बन गया है। और यहीं से मामला एक सामान्य मृत्यु से निकलकर बहुस्तरीय जांच का विषय भी बन गया है। सवाल यह है कि क्या यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मेडिकल लापरवाही थी या किसी बड़े खेल की एक पहली चाल थी। साध्वी के पिता वीरमनाथ और आश्रम के सेवादारों के मुताबिक इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनटों में साध्वी की हालात बिगड़ने लगी। सांस तेज हुई, शरीर ने प्रतिक्रिया दी और हालात इतने बिगड़ गए कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही साध्वी की मौत हो गई। यहाँ रुक करके ज़रा सोचिएगा, क्या कोई सामान्य इंजेक्शन इतनी तेज़ी से किसी की जान ले सकता है? और अगर हाँ, तो किन परिस्थितियों में? यही वह बिंदु है जहाँ से पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने शुरुआती संकेत दे दिए हैं। और ये संकेत साधारण नहीं थे। आंतों का सिकुड़ना और अंदरूनी अंगों का लाल पाया जाना और नाखूनों का नीला पड़ना, मेडिकल साइंस में ये लक्षण सामान्य मृत्यु के लिए नहीं जाने जाती हैं। ये किसी तीव्र रिएक्शन और एक एलर्जिक शॉक या टॉक्सिक प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। और यही कारण है कि जांच का फोकस सीधे उस इंजेक्शन पर गया। जांच में सामने आया है कि साध्वी को 2 इंजेक्शन दिए गए थे, डायनापार और डेक्सोना, यानी कि डाइक्लोफेनिक और डेक्सामेथासोन। मेडिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि ये दवाएं दर्द और सूजन के लिए दी जाती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल डॉक्टर की निगरानी में किया जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि कुछ मामलों में इनका कॉम्बिनेशन जानलेवा साबित हो सकता है। और ख़ासकर तब जब मरीज़ को एलर्जी हिस्ट्री या हृदय संबंधी जानकारी स्पष्ट न हो। और अब सवाल यह है कि क्या साध्वी प्रेम बाईशा के मामले में ये सावधानी बरती गई थी क्या, या फिर ये पुराने एक प्रिस्क्रिप्शन के भरोसे इंजेक्शन लगा दिया गया था। कंपाउंडर का दावा है कि उसने पुराने पर्चे के आधार पर ही दवाई दी है, लेकिन मेडिकल प्रोटोकॉल कहता है कि हर शरीर अलग होता है, हर स्थिति नई होती है। और इसी बीच ये भी सामने आया है कि इंजेक्शन के बाद आश्रम से फ़ोन आया कि साध्वी की हालात बिगड़ रही है और उन्हें मेडिकल के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया है। लेकिन क्या ये कदम समय पर उठाया गया था? क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी में मिनट नहीं बल्कि सेकंड मायने रखते हैं, और यही देरी इस जांच के दायरे में है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि मौत के 4 घंटे बाद साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से किया गया एक पोस्ट इस पूरे मामले को एक और नई दिशा में ले जाता है। ये पोस्ट एक सुसाइड नोट की तरह देखा गया, भावनात्मक शब्द, इंसाफ की अपील और मानसिक पीड़ा का जिक्र। लेकिन पुलिस जांच में जब परतें खोली तो सामने आया कि ये पोस्ट साध्वी ने नहीं लिखा था। ये पोस्ट साध्वी के द्वारा नहीं की गई, न ही उन्होंने कोई पोस्ट किया है, बल्कि ये पोस्ट उनके ड्राइवर भोमाराम के द्वारा किया गया था। और इसके बाद उन्हें साध्वी के पिता वीरमनाथ ने भोमाराम को ये सब कुछ बताया था कि आप ये पोस्ट कर दीजिएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि मौत के बाद ऐसी पोस्ट क्यों की गई? क्या ये केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी या फिर किसी कहानी को दिशा देने की कोशिश? वीरमनाथ का कहना है कि प्राइवेट वीडियो लीक होने के बाद उनकी बेटी मानसिक रूप से टूट चुकी थी और हॉस्पिटल जाने से पहले उसने इंसाफ की एक बात कही थी, और इसी भावात्मक क्षण में ये पोस्ट लिखा गया। लेकिन जांच एजेंसियां भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर भरोसा करती है। और जांच एजेंसियों ने लगभग 40 संदिग्धों से एक पूछताछ की है, उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं। और इसलिए पुलिस अब हर बयान को क्रॉस चेक कर रही है, हर शब्द की वीडियोग्राफी कराई जा रही है, ताकि कोई भी अपने बयान से पीछे न हट सके और साध्वी को एक न्याय मिल सके। लेकिन इसी बीच फोरेंसिक जांच ने इस केस को और गहरा बना दिया है,
साध्वी के रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली लगभग 40 वस्तुओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें रसोई का सामान, कपड़े, कंघे, इंजेक्शन के रेपर, निडल और दवाएं भी शामिल है। क्योंकि सच्चाई अक्सर छोटी चीज़ों में छिपी होती हैं और पुलिस इस मामले में कोई भी कड़ी छोड़ना नहीं चाहती है। साध्वी के 3 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं, 2 के पासवर्ड मिल चुके हैं और तीसरे को फॉरेंसिक एक्सपर्ट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल आज किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का सबसे बड़ा सबूत होता है। कॉल, चैट, फोटो, वीडियो सब कुछ, और इन्हीं डेटा के ज़रिए पुलिस उस तीसरी महिला तक पहुंचने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम इस मामले को पहली बार सुर्खियों में लाने वाले एक प्राइवेट वीडियो से जुड़ा है। और यहीं से ये केस केवल एक मौत का मामला नहीं रह जाता, बल्कि दबाव, प्रतिष्ठा, साजिश की आशंका में बदल जाता है। अब सवाल यह है कि क्या जब एक साध्वी की मौत होती है और उसके पीछे इंजेक्शन, मानसिक दबाव और सोशल मीडिया पोस्ट जैसी परतें खुलती हैं, तो जांच केवल मेडिकल तक सीमित कैसे रह सकती हैं? पुलिस भी यही मान रही है कि यह मामला सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन की भी जांच है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से टूट चुका होता है तो उसका हर फैसला संदर्भ बदल देता है। साध्वी प्रेम बाईशा के मामले में प्राइवेट वीडियो का एंगल यहीं से अहम हो जाता है। ये वीडियो जिसने पहली बार इस पूरे मामले को सार्वजनिक बहस में बदला था, वह वीडियो जिसने साध्वी की छवि और उनकी पहचान और उनके आस्था से जुड़ी छवि को गहरे झटके में तब्दील किया था। सवाल यह है कि वे वीडियो बना कैसे और किसने बनाया और किसके पास रहा और आखिरकार किस मकसद से उसे सामने लाया गया। क्या ये एक फिरौती के तौर पर लिया गया था? क्या एक पैसे की डिमांड के तौर पर किया गया था या कोई अन्य कारण था? क्योंकि वीडियो अपने आप नहीं बनते हैं, नहीं फैलते हैं, उन्हें फैलाया जाता है और उन्हें बनाया जाता है। और जहाँ वीडियो फैलाने की मंशा होती है, वहाँ दबाव, ब्लैकमेल की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस अब उसी तीसरी महिला तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो उस वीडियो में नजर आ रही है, क्योंकि वही महिला इस मामले में वह कड़ी हो सकती हैं जो मानसिक दबाव और घटनाक्रम के बीच संबंध स्पष्ट करें। और जांच एजेंसियां यह जानना चाहती हैं कि क्या साध्वी पर किसी तरीके का दबाव था, क्या उनसे कोई समझौता कराने की कोशिश की गई थी, क्या उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये मामला आत्महत्या या हादसे से आगे निकल करके आपराधिक साजिश की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल लौटता है आपके दिमाग में कि अगर मानसिक दबाव था तो इंजेक्शन की भूमिका क्या थी? क्योंकि इंजेक्शन एक बाहरी हस्तक्षेप है और बाहरी हस्तक्षेप हमेशा जांच को नई दिशा देता है। पुलिस ने कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित से कई दौर तक बातचीत शुरू की, उसके बाद बयान दर्ज किए और वीडियोग्राफी भी करवाई ताकि हर शब्द रिकॉर्ड पर रहे। कंपाउंडर का कहना है कि उसने वही किया जो वह पहले भी करता आया था, पुराने प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवा दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आदतें कानून से ऊपर हो सकती हैं और क्या मेडिकल प्रोफेशन में लापरवाही को अनुभव का नाम दिया जा सकता है? यही कारण है कि पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि कंपाउंडर को इंजेक्शन देने का अधिकार था या नहीं, और अगर था तो किन परिस्थितियों में, क्योंकि कानून और मेडिकल एथिक्स दोनों ही इस बिंदु पर शक है। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरुआती संकेत जांचकर्ताओं के लिए लगातार चेतावनी और सिर दर्द बनकर के सामने आ रही हैं। नीले नाखून, सिकुड़ी आंतें, लाल आंतें, लाल अंग, और ये संकेत किसी साधारण एलर्जी से कहीं आगे जाती हैं। और यही वजह है कि विसरा जांच को इस केस की कुंजी माना जा रहा है। विसरा रिपोर्ट ये बताएगी कि शरीर में किसी भी जहरीले तत्व की मौजूदगी थी या नहीं, और अगर थी तो वह तत्व कहाँ से आया, कौन सा तत्व था, कौन सा उन्हें जहर दिया गया था, कौन सा केमिकल था ये इसमें, और कहाँ से लिया गया था, कहाँ से ये, क्या इंजेक्शन से आया था, क्या भोजन से या किसी और माध्यम से। पुलिस इसलिए साध्वी के रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ को जांच के दायरे में ले रही है ताकि कोई भी संभावना अनदेखी न रह जाए। और यहाँ तक कि रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसाले और पानी के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि कई बार साजिशें वहीं छिपी होती हैं जहाँ नज़र नहीं जाती। और साध्वी के मोबाइल फ़ोन इस केस में डिजिटल गवाह बन चुके हैं। 2 फ़ोन खुल चुके हैं और उनसे डेटा निकाला जा रहा है। कॉल रिकॉर्ड, चैट हिस्ट्री और डिलीट किए गए
फाइल्स को रिकवर किया जा रहा है, क्योंकि डिजिटल सबूत अक्सर वह कहानी कहते हैं जो इंसान जुबान से नहीं कहता। और तीसरे फ़ोन का लॉक अभी भी चुनौती बना हुआ है, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट जल्द ही उसे खोल भी लेंगे और उस फ़ोन से मिलने वाले डेटा इस केस की एक नई दिशा बदल सकता है, क्योंकि वही फ़ोन शायद वह सच छुपाए बैठा है जो अब तक सामने नहीं आया। इसी बीच सोशल मीडिया पर चल रही बहस भी पुलिस की नज़रों में है। अफवाहें, आरोप और भावात्मक प्रतिक्रियाएं, लेकिन जांच एजेंसियां जानती हैं कि सच शोर में नहीं, सबूतों में छिपा होता है। इसलिए पुलिस ने साफ कर दिया है कि जब तक विशरा रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी कहलाएगी। जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सवाल अभी भी जारी है, लेकिन जांच भी तो जारी है, क्योंकि हर गुजरता दिन इस रहस्य को और गहरा कर रहा है। और आज आखिर में हमेशा की तरह विज्ञान से जुड़े रोचक तथ्यों से संबंधित बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो आपकी थाली में रोज आती हैं, लेकिन असर सीधे आपके दिल पर पड़ती है या दिल पर करती हैं। नाम है कोलेस्ट्रॉल। और सवाल यह है कि क्या ये कोलेस्ट्रॉल वाकई दुश्मन है या हमने इसे दुश्मन मान लिया है। विज्ञान कहता है कि कोलेस्ट्रॉल अपने आप में बुरा नहीं होता है, यह तो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यही हार्मोन बनाता है और कोशिकाओं की दीवार मजबूत करता है और दिमाग के सही कामकाज में मदद करता है। लेकिन असली खेल मात्रा का है, क्योंकि जब यही कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तब समस्याएं शुरू होती हैं। और अब समझिएगा कि खान पान का विज्ञान, घी, मक्खन, मलाई और तला भुना खाना सीधे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते, बल्कि ये शरीर में LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जो नसों में जमा होकर रास्ता संकरा करता है और यहीं से हार्ट अटैक का खतरा पैदा होता है। लेकिन दिलचस्प तथ्य तो ये है कि सिर्फ फैट नहीं, ज़्यादा शक्कर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भी कोलेस्ट्रॉल बिगाड़ते हैं। यानी मीठा भी उतना ही जिम्मेदार है जितना घी। और दूसरी तरफ HDL यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जो नसों में जमी गंदगी को साफ करके लिवर तक पहुंचाता है। और ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है सही खान पान और चलने फिरने से। ओट्स, जो दालें, फल, सब्जियां और नट्स इसमें मदद करती हैं। और ख़ास करके फाइबर, जो आंतों में जाकर के कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करता है। विज्ञान ये भी कहता है कि रोज़ 30 मिनट तक तेज चलना दवा से पहले काम करता है, क्योंकि ये HDL बढ़ाता है। सबसे बड़ा मिथक ये है कि दुबले पतले लोग सुरक्षित है, जबकि सच ये है कि कोलेस्ट्रॉल वज़न नहीं, लाइफस्टाइल से जुड़ा है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं, सवाल ये है कि कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं और कितनी मेहनत से उसे पचाते हैं। क्योंकि खान पान अगर अनुशासन में हो तो कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं, शरीर का साथ ही बन जाता है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें।